हेलो एवरीवन। सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल की आरटीपी फॉर मे 19 एग्जाम्स इशू कर दी है। और जैसे ही ये आरटीपी इशू हुई, ठीक है, सबने इसको देखा, बच्चों ने देखा, तो ओल्ड कोर्स की आरटीपी 120 पेजेस की है, ओनली 120 पेजेस, और न्यू कोर्स की आरटीपी कुछ 102 पेजेस की है। ठीक है, तो जैसी आरटीपी में जब 100 पेजेस देखता है आदमी, तो ऐसे ही बहुत चिंता हो जाती है। बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। ये आरटीपी बड़ी लग रही है, अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन कोई कोई चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है। ये क्यूमुलेटिव अमेंडमेंट्स है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स को ऐड करके इन्होंने क्यूमुलेटिव अमेंडमेंट्स दिए हैं। ये वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपके सारे अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट्स है आरटीपी के, सबसे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले आरटीपी ने एसए 299 को फाइनली बोला है कि एसए 299 इज एप्लीकेबल। करेक्ट। एसए 299 को हमने चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। वी हैव कन्वर्टेड इनटू चार्ट्स। चार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया है, और कन्वर्ट करने के बाद एक एक चार्ट को अच्छे से हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और ठीक है, उसका वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डाल चुके हैं। करेक्ट। ये जो अभी नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो एसए 299 की जो वीडियो लिंक है, एसए 299 के नोट्स तो इसमें इंक्लूड है। ये जो पीडीएफ फाइल है सामने आपको दिख रही है, ये फाइल में एसए 299 के नोट्स है, और उसकी वीडियो लिंक भी है। करेक्ट। तो बहुत आसान है, वो आप देख लीजिए, आपका पूरा एसए 299 दिमाग में फिट हो जाएगा, एकदम दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। आई गारंटी यू, आई अश्योर यू। ठीक है। अब जिन लोगों ने देख लिया है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने देख लिया है, उनको फिर से देखने की इसको जरूरत नहीं है, कवर कर चुके हैं। ठीक है। हमारे पिछले एक साल के जो कोर्सेस हम भेज रहे हैं, उसमें एसए 299 रिवाइज है। अगर आप ये पढ़ चुके हो तो डोंट स्टडी इट। करेक्ट। इसको आपको कोई पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सेम इज एप्लीकेबल टू एसए 720। एसए 720 को हमने एक 1 पेजर चार्ट में कवर कर दिया। 1 पेजर चार्ट में कवर किया, और इसमें सब कुछ कवर्ड है। एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग। सब कुछ, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट किया कुछ। एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसे इज कवर्ड, और उसका वीडियो भी हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। उसकी लिंक यहां पे दी हुई है, बस वो लिंक को क्लिक करिए, वो वीडियो देख लीजिए। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे 720 के कवर्ड है। करेक्ट। तो बहुत आसान। फिर, और ये वही सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, आरटीपी में भी सेम सीक्वेंस है। तो पूरी की पूरी आरटीपी, कंप्लीट आरटीपी, पूरी की पूरी आरटीपी हम लोगों ने कवर की है, सिस्टमैटिकली कवर की है, और आपको सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं। ठीक है। कंपनी ऑडिट की अगर बात करते हैं, तो कंपनी ऑडिट के अमेंडमेंट्स है। इन्होंने क्या किया है, मई 18 से, मई 18, नवंबर 18, मई 19 के पूरे अमेंडमेंट्स को एक्यूमुलेट कर दिया है। करेक्ट। तो हम लोगों ने तीनों अमेंडमेंट्स, मई 18 के अमेंडमेंट्स, मई 18 के अमेंडमेंट्स, नवंबर 18 के अमेंडमेंट्स, मई 19 के अमेंडमेंट्स की वीडियो लिंक दी हुई है। वो आप लिंक देख सकते हैं। अगर देख चुके हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मई 19 में सिर्फ सेक्शन 134 में चेंज है, और अब रैटिफिकेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। करेक्ट। रैटिफिकेशन पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, वो एप्लीकेबल नहीं है। पिछले अटेम्प्ट में कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। तो बहुत आसान है, ये फाइल आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देगा। इट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। अब जो नई चीजें हैं, वो हम लोगों ने ग्रीन फॉन्ट में दी हुई है। इट इज गिवन इन ग्रीन फॉन्ट। ठीक है, लेट्स सी, बहुत आसान। अब आपका लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर करके, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर करके एक चैप्टर है।
इसमें अलग अलग एक्ट में अलग अलग एक्ट्स में चार्ट अकाउंटेंट के ऊपर, ऑडिटर के ऊपर क्या लाइबिलिटीज आ सकती है, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें एक टॉपिक आता है सिविल लाइबिलिटीज एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। सिविल लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। कि भाई ऐसे चार्ट अकाउंटेंट्स के ऊपर, ऑडिटर्स के ऊपर सिविल लाइबिलिटीज मतलब मॉनिटरी, ठीक है, पनिशमेंट्स, मॉनिटरी लाइबिलिटीज कहां कहां पर आ सकती है वो समझाया हुआ है। तो दैट इज सेक्शन 35, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया। सेक्शन 35 के अंदर चार्ट अकाउंटेंट के ऊपर लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ सकते हैं, उसके बारे में बताया है। और सेक्शन 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटीज, वो हमारे लेक्चर सब में कवर्ड है। नया क्या है, सेक्शन 35 हल्का सा अमेंड हो गया। वो अमेंड हो गया तो वो उसको उन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैं इन शॉर्ट, देखिए आपको दिख रहा है सामने, इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या है। सेक्शन 35 अगर बोलता है, सेक्शन 35 ऐसा बोलता है कि सेक्शन 35 में ऐसा लिखा है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है, प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ओमिशंस है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, जिसको पढ़कर अगर इन्वेस्टर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है और उसको नुकसान हो जाता है, देन कंपनी के डायरेक्टर जो बनने वाले हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के बाद डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, एक्सपर्ट्स, जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आएगा टू पे फॉर द डैमेजेस पे करने के लिए। तो सेक्शन 35 बोलता है अगर तुम झूठ बोलोगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, उसके वजह से अगर इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा तो वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कंपनी के लोगों को, कंपनी के नीचे प्रमोटर्स, उनके बाद डायरेक्टर्स, टू बी डायरेक्टर्स एंड ऑथराइजर्स, एक्सपर्ट, सबको। अब इसके एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं कि भाई बच सकते हैं, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जो आपके सर पे आने वाली है, इससे आप बच सकते हो। अमेंडमेंट में उन्होंने एक और बचने का रास्ता बढ़ा दिया है, ठीक है। एग्जेम्पशंस बोलिए आप, एक एग्जेम्पशन और एक बढ़ा दिया। क्या है ये? जितने भी लोग अभी नाम लिया गया, जितने भी लोग का नाम लिया, कंपनी, उनके प्रमोटर के बाद डायरेक्टर्स, टू बी डायरेक्टर्स, जितने भी लोग हैं, ये सब अनलिमिटेड फाइनेंशियल लायबिलिटी से, प्रोस्पेक्टस की वजह से जो अनलिमिटेड फाइनेंशियल लायबिलिटी उनके सर पे आई है, इससे बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। कैसे? अगर, ठीक है, अगर वो ये प्रूव कर दे कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर वो प्रूव कर दे कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय एक्सपर्ट। If they prove that the false information which is given in the prospectus is given by the expert, वो स्टेटमेंट एक्सपर्ट ने किया है, या फिर, ठीक है, वो पार्ट प्रोस्पेक्टस का एक्सपर्ट की रिपोर्ट, वो पार्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया है, या फिर वो जो लिखी है चीजें वो एक्सपर्ट की ही रिपोर्ट है, अगर वो ऐसा प्रूव करते हैं कि वो स्टेटमेंट एक्सपर्ट ने किया है, दैट स्टेटमेंट इज मेड बाय द एक्सपर्ट, या फिर एक्सपर्ट की रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, या फिर एक्सपर्ट की रिपोर्ट ही है वो और एक्यूरेटली लिया गया है, और ठीक है, उनको एक्सपर्ट पे पूरा भरोसा था, उसके नॉलेज, उसकी डिग्रीज, उसके एक्सपीरियंस पे पूरा भरोसा था, और वो एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया हुआ था प्रोस्पेक्ट, उसने अग्री किया था कि ये सब कुछ बराबर है, और उसने विड्रॉ भी नहीं किया था। अगर वो ऐसा प्रूव कर देते हैं तो फिर वो जो कंसर्न्ड एक्सपर्ट है उसके ऊपर पूरी लायबिलिटी आ जाएगी, बाकी लोग बच जाएंगे, रेस्ट ऑफ द पीपल विल बी रिलीव्ड। समझ रहे आप? तो बहुत वैसे हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है, हम भी एक्सपर्ट के डेफिनेशन में आते हैं, तो बहुत सिंपल है। सेक्शन 35 के अंदर अगर इन्वेस्टर को लॉस होता है तो इतने सारे लोगों पे पूरी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी से बच सकते हैं, ठीक है, और सब कुछ एक्सपर्ट के नाम पर डाल सकते हैं अगर वो ये प्रूव कर दे कि गलती एक्सपर्ट की है, और
एक्सपर्ट पे पूरा भरोसा किया गया था, भरोसा ना करने से कोई रीजन नहीं था, पूरा रीजनेबल कि इसने अच्छा काम किया, सही तरीके से काम किया, करेक्ट। अगर आप प्रूफ करो तो आप बच जाएंगे, करेक्ट। तो सेक्शन 35 में हल्का सा चेंज है, और चेंज ये है कि लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी से बच सकते हैं इफ दे प्रूव दैट एक्सपर्ट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर सेक्शन 447 में चेंज है। 447 का रेफरेंस आता है वापस इस चैप्टर में। 447 में पहले ही चेंज हो चुका था, अब उसका रेफरेंस आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो 447 के बारे में बता रहा हूं। अगर आपने कंपनी अमेंडमेंट के अगर वीडियो देखे होंगे तो वहां पे कवर कर चुका है, लेकिन फिर से कवर कर लेते भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से कवर कर लेंगे, खोने को क्या है हमको, ज्यादा से ज्यादा वापस दिमाग में रिवाइज ही हो जाएगा ना। सेक्शन 447 में क्या लिखा है कि अगर कोई बंदा फ्रॉड, इफ इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, तो पनिशमेंट, सेक्शन 447 गिव्स पनिशमेंट। बोले पनिशमेंट डिपेंड करेगी कि अमाउंट ऑफ फ्रॉड, इज इट एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर लिमिट, क्या वो कोई लिमिट एक्सीड कर रहा है। व्हाट इज द लिमिट? लिमिट इज 10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर, 10 लाख या 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर मतलब 10 लाख के ऊपर लिमिट, 10 लाख के ऊपर कभी लिमिट नहीं जाएगी। विच एवर इज लोअर, एक लिमिट तय होगी। अगर लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है, अगर लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है, अगर लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है तो जेल जाना पड़ेगा साहब, जेल जाना पड़ेगा। अगर फ्रॉड है तो मिनिमम 6 महीने से 10 साल तक, मिनिमम 6 महीने से 10 साल तक। अगर लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है, अगर लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीने से 10 साल तक का फ्रॉड, 10 साल तक का आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, पब्लिक इंटरेस्ट है तो मिनिमम 6 महीने नहीं, मिनिमम 3 साल से 10 साल तक। अगर पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हुआ है, ठीक है, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड है, अगर ऐसा है तो 3 साल से 10 साल तक। लिस्टेड कंपनी में फ्रॉड कर दिया, इंश्योरेंस में फ्रॉड कर दिया, बैंक में फ्रॉड कर दिया, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो चुका है, तो फिर भैया और आपको इंप्रिजनमेंट बढ़ जाएगा, मिनिमम इंप्रिजनमेंट बढ़ जाएगा। फिर आपका जो अमाउंट ऑफ जो फाइन है, पेनाल्टी है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ठीक है, मिनिमम जो आपको फाइन लगेगा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम कितना, 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। मिनिमम आपको फाइन लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ फ्रॉड है उतना मिनिमम फाइन लगेगा, जो बढ़ बढ़कर 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड हो सकता है। बहुत आसान है। सेक्शन 447 में एक लिमिट बन गई है 10 lakhs और 1% ऑफ द टर्नओवर विच इज लोअर। ये लिमिट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा 3 महीने से लेकर 10 साल तक, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल से लेकर 10 साल तक। इसके साथ में मॉनेटरी पेनल्टी भी आपको लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड या 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। अगर लिमिट से कम है और पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, वाह क्या बात है, एक तो अमाउंट छोटा और पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, तू भी क्या याद करेगा, चल माफ किया बोले। कितना इंप्रिजनमेंट? 0 से 5 साल, मतलब पहले 6 महीने से 10 साल था, 0 से, ठीक है, 0 से 5 साल। लोअर लिमिट को तो 0 कर दिया, अपर लिमिट को आधा कर दिया, 0 से आधा। फ्रॉड अमाउंट क्या, पेनाल्टी कितनी रहेगी? फिर से 0 से 20 लाख, 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड था, इसको भी कम कर दिया 20 लाख तक, फिक्स्ड 20 लाख तक की। तो आपकी जो सजा थी 0 से आधी कर दी, और आपकी जो पेनाल्टी थी वो 0 से फिक्स्ड कर दी 20 लाख तक। अब अगर अमाउंट छोटा और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो जनरली ये सिचुएशन आएगी, पब्लिक इंटरेस्ट है तो ये सिचुएशन आएगी नहीं, इसके बारे में साइलेंट है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। भाई 10 लाख से छोटा अमाउंट है और उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहना, जनरली ऐसा नहीं होता, छोटे अमाउंट में जनरली, तो उसके बारे में साइलेंट है तो कुछ बोला नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर जो चैप्टर है, लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर जो चैप्टर है, उसके अंदर सेक्शन 35 में एक एक्सेप्शन है, लोगों को बचने का मौका मिल गया तो वो अमेंडमेंट डाल दिया। सेक्शन 447 के अंदर फ्रॉड की जो पनिशमेंट्स है वो पहले बदल चुका था, वो एक है, ठीक है। जो आपके आरटीपी में सीक्वेंस है बिल्कुल वो सीक्वेंस है, ताकि आपके मन में कोई संदेह नहीं रहे। फिर लाइबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट,
अब इसमें मैंने पूरा ही कवर कर लिया कि भाई चेंजेस भी है, जितने भी चेंजेस है नोट्स में ग्रीन कलर से, जितने भी जो नई चीजें इन्होंने ऐड की है, इस बार जो इन्होंने नई चीजें ऐड की है वो पूरे चेंजेस को हम लोगों ने ग्रीन कलर में कवर कर दिया है, ठीक है। और अब इनकम टैक्स के अंदर चार्ट अकाउंटेंट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस आ सकते वो बताया है। तो सबसे छोटा 12A मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। अब आप जानते, जो लोग पढ़ते मुझसे बार बार, वो सर को सीक्वेंस के बिना मजा नहीं आता, इट डजंट लाइक, तो बिल्कुल दिमाग में याद होना चाहिए। तो सीक्वेंस है 12A, 12 सबसे छोटा है तो 12 रूल 12 है, उससे बड़ा 271J ग्रीन में है, नया आया है, फिर 277 और 278, 88 नहीं 278, उसको ठीक कर लीजिएगा आप नोट्स में भी, 278 और उसके बाद में 288। तो ये चार चीजें हम लोग देखने वाले इनकम टैक्स में। रूल 12A में क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है। रूल 12A, ठीक है, इस रूल के अंदर चार्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट, अंडर दिस रूल अ चार्ट अकाउंटेंट who has an authorized representative has prepared return filed by the assessee or has to furnish to assessing officer the particulars of account statement or other documents supplied to him by the assessee for preparation of the return। रूल 12A के अंदर, ठीक है, रूल 12A के अंदर असेसी किसी को अपॉइंट करता है अपना रिटर्न बनाने के लिए, स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देने हैं। क्या लिखा है, बहुत आसान है, ठीक है। रूल 12A के अंदर असेसी ऑथराइज्ड बंदे को, चार्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है, ठीक है, जो बंदा इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर वो झूठ बोलता है, अगर, ठीक है, ये इसके जो रिटर्न्स है और स्टेटमेंट्स है, कोई चार्ट अकाउंटेंट अगर अपने असेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिप्रेजेंट करते वक्त अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, गलत रिपोर्ट देता है, तो कवर हो जाएगा वो कवर हो जाएगा सेक्शन 277 में, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कवर हो जाएगा सेक्शन 277 में और 7 साल तक की सजा और फाइन हो सकती है। 7 ईयर्स, 7 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है चार्ट अकाउंटेंट को। करेक्ट, तो बहुत आसान है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूल 12A है और रूल 12A के अंदर चार्ट अकाउंटेंट असेसी के लिए एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करता है। ये काम करते अगर वो झूठ बोलेगा तो सेक्शन 277 के अंदर उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। फिर 271J है, रिसेंटली ऐड किया गया है, ठीक है। क्या लिखा है 271J में, कोई भी अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर अपील्स, ठीक है, देयर अंडर द असेसिंग ऑफिसर और द कमिश्नर अपील्स, अगर कोई भी अकाउंट से, सेक्शन 271J में क्या लिखा, कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी मर्चेंट बैंकर, कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा वो, तो असेसिंग ऑफिसर या फिर कमिश्नर अपील्स 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी, ठीक है, 10,000 रुपीज की पेनाल्टी उसके ऊपर लगा सकते हैं। 10,000, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रूल 12A के अंदर अगर आप झूठी बातें बोलोगे तो 7 साल की सजा हो सकती है। 271J में अगर आप, ठीक है, आप मर्चेंट बैंकर्स हो, अगर आप अकाउंटेंट मर्चेंट बैंकर हो, सीए अगर एज अकाउंटेंट था, मर्चेंट बैंकर था या फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर था, अगर अपनी रिपोर्ट गलत देता है तो 10,000 रिपोर्ट फॉर पर रिपोर्ट सर्टिफिकेट लग सकता है, ठीक है, 10,000 चलता है भाई, ठीक है। सेक्शन 277 278 में, सेक्शन 277 बोलता है कि कोई भी बंदा अगर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, इनकम टैक्स कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर देता है, 278 में लिखा है, अगर किसी को एनकरेज करता है, किसी को बोलता है, इंड्यूस करता है, फोर्स करता है झूठ बोलने के लिए, अगर खुद झूठ बोलेगा तो 277 में कवर होता है और दूसरे को इंड्यूस करेगा तो 278 में आ जाता है वो। अगर ऐसा होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसके वजह से जो टैक्स पेनाल्टी, टैक्स इंटरेस्ट और जो पेनाल्टी है, ठीक है, झूठ बोलने की वजह से अगर झूठ एक्सेप्ट हो जाता,
तो इसके वजह से टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी इन सब का मिलाकर इवेजन होता है 25 लाख के ऊपर। अगर ये झूठ बोल रहा है और ये झूठ के वजह से गवर्नमेंट को टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी को लेकर 25 लाख के ऊपर लॉस होता, 25 लाख के ऊपर की अगर चीजें थी जो छूट जाती, अगर ऐसा है तो उसको सजा होगी 6 महीने से 7 साल तक विथ फाइन। 6 महीने से, फाइन डिफाइन नहीं है, जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे। 6 महीने से 7 साल तक, ठीक है, 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स। 447 में भी हम पढ़ के आए 6 महीने से 10 साल था, तो 447 रिसेंट हो तो और भी 10 साल तक बोलता है। 6 महीने से 7 साल झूठ बोलोगे और इसके वजह से अगर गवर्नमेंट को 25 लाख के ऊपर नुकसान हो रहा है तो 6 महीने से 7 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। और अगर अमाउंट कम है तो आधा, 6 महीने का आधा 3 महीने, ठीक है, 3 महीने और यहां पे 2 साल, 3 महीने से 2 साल। अगर अमाउंट कम है, इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 25 lakhs, it is 6 months to 7 years. If it is not exceeding 25 lakhs, मतलब उसके नीचे है, 25 लाख है उसके नीचे है, अगर ऐसा है तो आपको सजा होगी, ठीक है, तो सजा मिलेगी आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक विथ फाइन। तो 12A में यही बोला था, अगर तुम झूठ बोलोगे, तुम खुद झूठ बोलोगे तो 277 में कवर हो जाओगे, 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ग्रीन में जो भी इस बार के चेंजेस है वो मैं ग्रीन में लिखे हुए। 288 यहां पे 288, ठीक है, कि 288 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, असेसी के बिहाफ में अपीयर हो सकता है, असेसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। कौन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे लिखा हुआ है 288 में। ये सब पनिशमेंट्स और ऑब्लिगेशंस, पनिशमेंट्स है, ऑब्लिगेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो असेसी को कौन से चार्ट अकाउंटेंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे? जिनको निकाला गया है गवर्नमेंट सर्विस से 1938 के बाद कभी भी, ठीक है। जिस बंदे को गवर्नमेंट ने निकाल दिया है जॉब से, रिमूव्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, ऐसा बंदा किसी भी ऐसा चार्ट अकाउंटेंट किसी भी असेसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। फिर जिसको कन्विक्ट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में फॉर ऑफेंस, ठीक है, पेनाल्टी हैज बीन इम्पोर्ट फॉर ऑफेंस, अगर किसी चार्ट अकाउंटेंट ने ऑफेंस किया है, अगर किसी चार्ट अकाउंट ने ऑफेंस किया है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लॉ तोड़ा है, गलत काम किया है, उसको कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, तो ऐसा बंदा भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा क्लाइंट्स को, ठीक है। अगर छोटे मोटे ऑफेंस है, सेक्शन 271 का अगर ऑफेंस है, लिखा हुआ है, मतलब 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी है, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर अगर नॉमिनल पेनाल्टी रखी है 10,000 की, तो फिर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, आपके ऊपर ये बैन नहीं लगेगा, ठीक है। आपके ऊपर बैन लग जाता है, नहीं तो अगर आप कन्विक्ट होते हो इनकम टैक्स में गलत काम पे, अगर आप कन्विक्ट हुए तो आपके ऊपर बैन लग जाएगा, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। या फिर आपने अगर लेकिन छोटे मोटी चीजें हैं, 10,000 का फाइन है, चलता है, आप सिर्फ रिप्लाई करना, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट और असेसमेंट के दौरान अटेंडेंस या स्पेशल ऑडिट में अगर आपसे गलती हो गई, आप लेट हो गए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ भी गलत काम करो आपके ऊपर बैन लग जाता है, लेकिन 2 छोटी छोटी बातें लिखी है। छोटे मोटे फाइन्स पे बैन नहीं लगेगा, छोटे मोटे नोटिस को रिप्लाई नहीं दिया आपने तो भी बैन नहीं लगेगा। अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो फिर बैन लग जाएगा, और अगर कोर्ट कन्विक्ट करता है फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया है, तो फिर आपके ऊपर बैन लग जाएगा। देखो 4 है, मैं कैसे याद रखूं? सबसे पहले अगर आप लॉ तोड़ते, सबसे बड़ा लॉ होता है, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस करते हो, इफ यू डू एनी ऑफेंस, ठीक है, एक्सेप्ट द स्मॉल ऑफेंस ऑफ सेक्शन 271, ठीक है, एंड 272A, अगर ये छोटे ऑफेंस के बिना कोई भी अगर आप ऑफेंस करते हो तो आपके ऊपर बैन लग जाएगा। लॉ से छोटा आपका गवर्नमेंट जॉब अगर छोड़ते हो तो बैन लग जाएगा, या फिर लॉ से छोटा आपका कोर्ट अगर आपको कन्विक्ट करता है फ्रॉड के लिए तो बैन लग जाएगा।
गवर्नमेंट से जॉब से आप निकाले जाते हो, रिमूव किए जाते हो तो बैन लग जाएगा, या फिर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो बैन लग जाएगा। 4 जगह पे आपको बैन लग रहा है। अगर आपको जॉब से निकाला गया तो हमेशा के लिए बैन लग गया आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपने कोई इनकम टैक्स एक्ट तोड़ा है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, ठीक है, इन्होंने अपने ऑर्डर में जितने जितने महीने, जितने सालों का बैन है उतना लगेगा। इंसॉल्वेंसी जब तक चल रही है तब तक बैन चलेगा। और फ्रॉड में 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन बैन लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, काम रिप्रेजेंट करने के लिए बैन लग सकता है। देयर कैन बी अ बैन, आपके ऊपर बैन लग सकता है। तो बी केयरफुल, ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा दिया जाएगा अगर ये 4 चीजें हुई तो। फिर इसके बाद सेक्शन सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि हु इज लीगल प्रैक्टिस अकाउंट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर कोई प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल को अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, मतलब चार्ट अकाउंटेंट को अगर पनिश किया जाता है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय सीए इंस्टीट्यूट, अगर प्रोफेशनल को उसकी जो प्रोफेशनल बॉडी है वो अगर उसको कन्विक्ट करती है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और बोलती है प्रैक्टिस मत करो, तो वो बंदा इनकम टैक्स के भी रिप्रेजेंटेशन, इनकम टैक्स एक्ट का भी काम नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी जो प्रिंसिपल बॉडी है वो अगर आपको बैन करती है तो यहां पर भी इनकम टैक्स में आप नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा जो चार्ट अकाउंटेंट नहीं, उनके बारे में लीगल प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट नहीं है, उसको अगर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में गलत काम करता है और अथॉरिटी उस पर बैन लगाते हैं तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। बहुत आसान है साहब, ठीक है, पूरी चीज बता रहा हूं, ध्यान देंगे, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। रूल 12A के अंदर आपको असेसी ने अपॉइंट किया था, असेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिटर्न बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। उसमें अगर आप झूठी इंफॉर्मेशन दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको पेनाल्टी लगेगी कितनी, 277 के अंदर देखना पड़ेगा। 12A के बाद 271, अगर कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोई भी आपका मर्चेंट बैंकर, अकाउंटेंट अगर गलत वैल्यूएशन सर्टिफिकेट रिपोर्ट देता, 10,000 की पेनाल्टी। 271 खुद झूठ बोलना, 275 दूसरे को इंड्यूस करना, अगर ऐसा किया 25 लाख के ऊपर इवेजन है, ठीक है, तो 6 महीने से 7 साल विथ फाइन, और उससे कम, अगर उससे कम है तो 3 महीने से 2 साल। और 288 में लिखा है कि कब चार्ट अकाउंट पे बैन लग जाएगा, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा और ऑडिट, इनकम टैक्स के अंदर, एक्ट के अंदर काम नहीं कर पाएगा। वो कब काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा आपका लॉ होता है, कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर बैन लग सकता है। कमिश्नर, चीफ कमिश्नर पे डिपेंड करेगा कितना बैन लगाना। लॉ से छोटा कोर्ट, कोर्ट अगर फ्रॉड करता है 10 साल के लिए बैन लग जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन। कोर्ट से छोटा गवर्नमेंट जॉब जोड़ता है हमेशा लाइफ टाइम के लिए, गवर्नमेंट छोड़ना नहीं, गवर्नमेंट जॉब से निकाला जाता है, डिसमिस कर किया जाता है, धक्के मार के बाहर निकाला गया, फिर 10 साल, फिर लाइफ टाइम बैन लग गया। उससे छोटा इंसॉल्वेंट, जब तक इंसॉल्वेंट रहेगा, दूसरों की अगर लाइफ पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो फिर से बैन लग जाएगा। इसके बाद अगर सीए इंस्टीट्यूट, अगर कोई बंदा कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बॉडी के अंदर चल रहा है और वो प्रोफेशनल बॉडी मिसकंडक्ट बोलती है तो फिर बैन लग जाएगा। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बोलते तूने मिसकंडक्ट किया है, तो फिर बैन लग जाएगा बंदे पे, ठीक है। एलओडीआर को लेकर बहुत सारी बातें, एलओडीआर 2018 आ गया है क्या, देखिए सीए एक्ट, आपका कंपनीज एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनीज एक्ट और टैक्स ऑडिट, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें हम सभी अमेंडमेंट, जितने भी रीसेंट चेंजेस है, सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये 3 चैप्टर के अलावा जो बाकी चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स के अलावा जो बाकी चैप्टर्स है, ठीक है, इनफैक्ट टैक्स ऑडिट में भी आप सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट को अगर छोड़ दें, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है, बाकी चैप्टर्स में आरटीपी में जितना दिया गया है उतना ही हमारे लिए रेलेवेंट है, बाकी कुछ रेलेवेंट नहीं है। नथिंग एल्स इज रेलेवेंट, ये एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए।
एलओडीआर 2008 आया, 2018 आया है, उसके अंदर बहुत सारे कुछ चेंजेस है, रिक्वायरमेंट्स है, चेंजेस है, कोई मतलब नहीं है। जितना आरटीपी में दिया है, जितना आरटीपी में दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसी से ही हमको मतलब है। अब एलओडीआर के अंदर, एलओडीआर के अंदर एलओडीआर किसको एप्लीकेबल है, उसमें एक चीज को ऐड किया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। चलो इसी बहाने, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसी बहाने अब उसमें चेंज आया है तो उसको कवर कर लेते हैं। एलओडीआर किस किस को एप्लीकेबल है? कोई भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अगर उसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो ठीक है, उसको एलओडीआर लगता है। कौन सी सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज? देखो मैंने एक सीक्वेंस में, सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होती है? इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, मेन बोर्ड मतलब स्टॉक एक्सचेंज या एसएमई एक्सचेंज या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कहीं पर भी इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज कहीं पर भी लिस्टेड है, तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लग जाएंगे उस कंपनी को, ठीक है। उससे कम रिस्की नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, अगर ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो फिर एलओडीआर लग जाएगा। उससे कम परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स या परपेचुअल डिबेंचर्स, परपेचुअल कंटिन्यूस उनकी लाइफ है, ठीक है, जब तक चलेगी कंपनी तब तक चलेंगे ये, अगर ऐसा है परपेचुअल है, फिक्स टाइम नहीं है, करेक्ट, अगर ये लिस्टेड है तो भी एलओडीआर लगेगा। उससे कम रिस्की इंडियन डिपॉजिट रिसीट, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके शेयर लिस्ट करवाती है, करेक्ट, इंडिया में आके अगर वो शेयर लिस्ट करा तो उनको भी एलओडीआर लगेगा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगेगा। सिक्योरिटी रिसीट्स मतलब क्या? आपका सरफाइसी एक्ट है, सरफाइसी एक्ट, सरफाइसी एक्ट के अंदर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, पैसे वसूल नहीं हो रहे तो सामने वाले का रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, पूरे लोन्स का रिकंस्ट्रक्शन होता है। उसके अंदर अगर सिक्योरिटी रिसीट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं लेंडर को, जिसने पैसे दिए थे पैसे मिल नहीं रहे, तो रिकंस्ट्रक्शन करके उसको अगर सिक्योरिटी रिसीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर ये लिस्ट होते हैं उनको भी एलओडीआर लग जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन है, सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब लोन को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया गया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता अभी। स्पेशल पर्पस व्हीकल बन करके, ठीक है, बैंक ने अपने लोन ट्रांसफर किए एसपीवी को, एसपीवी ने सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, उसको सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, करेक्ट, वो अगर लिस्टेड है तो भी लग जाएगा। म्यूचुअल फंड यूनिट्स लिस्टेड है तो भी लग जाएगा। एनी अदर सिक्योरिटीज, तो बहुत आसान है। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी तो एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगेगा। कौन सी सिक्योरिटीज? सबसे रिस्की इक्विटी शेयर, उससे थोड़े कम कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उससे कम रिस्की नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स, उससे थोड़े कम रिस्की परपेचुअल, ठीक है, याद रखने के लिए सीक्वेंस, उससे थोड़े कम रिस्की इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, बाहर के लोग आके इंडिया में, ठीक है, उन्होंने पैसा उठाया, उससे थोड़े कम रिस्की सिक्योरिटी रिसीट्स, उससे थोड़े कम आपके सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सबसे कम रिस्की म्यूचुअल फंड, अगर ये लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज में तो एलओडीआर लग जाएगा। सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी है, इसमें के कुछ चेंजेस पहले ही आ चुके थे, ऑडिट कमिटी किसको एप्लीकेबल है? टू एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनी वाला, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हो सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। प्राइवेट कंपनी इज नॉट इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक एट लार्ज, उन्होंने कुछ ही लोगों को दिया था, लेकिन उन लोगों ने लिस्टिंग करवा दी है, उन लोगों की लिस्टिंग करवाई है, ठीक है, तो वो भी लिस्टेड में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने चेंज लाया। ऑडिट कमिटी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही लाएगा। ऑडिट कमिटी इज मैंडेटरी टू ऑल द लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, या फिर दूसरा सभी पब्लिक कंपनी, ये सिंपल पहले लिमिट्स है। कैपिटल आपका 10 करोड़ और मोर, आपकी बोरोइंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़, 50 करोड़ एंड मोर नहीं है, अजीब है ये लॉ वाले भी, ठीक है, एक्सीडिंग 50 करोड़ है, और आपके जो टर्नओवर है 100 करोड़ और मोर, सबसे लॉजिकल है।
लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बाद में आपके सबसे पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, आपकी बोरोइंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़, या फिर आपका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी क्या होंगे? अब देखो आरटीपी में था तो मैंने बोला कवर कर लूं, बहुत सिंपल है। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी क्या होंगे याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल सीक्वेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा सीक्वेंस है, स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ऑडिट कमिटी को साल के शुरुआत में आना है। कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंपनी में जो सिस्टम है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसके सिस्टम है टू डील विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इनकम एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट लायबिलिटी से डील करने के लिए जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है और रिस्क मैनेजमेंट है, इसको रिव्यू करना, उनकी रिस्क मैनेजमेंट ये रिव्यू करना है। साल के शुरुआत में आते ही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना कंपनी का, वो देखना इनकी जिम्मेदारी है, फंक्शन। साल के शुरुआत में कौन होंगे, रिकमेंड करना कौन होंगे ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट, रेपुटेशन, टर्म्स क्या होंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कौन होंगे, ये रिकमेंड करना उनके फंक्शन में आता है। देखो ये याद रखने के लिए आते से ही दो चीजें हो गई, आते से ही सिस्टम बराबर है ना, रिस्क मैनेजमेंट बराबर है ना, ऑडिटर्स कौन होंगे। साल के दौरान ऑडिटर इंडिपेंडेंटली अच्छे से काम कर रहा है ना, इंडिपेंडेंटली काम कर, इंडिपेंडेंट है ना, लीगली पर्सनली प्रोफेशनली जुड़ा हुआ तो नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, और बंदा अच्छे से काम कर रहा है ना, वो देखना है। फिर साल भर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है ऑल विल बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमिटी, सब ऑडिट कमिटी अप्रूव करेगी, जो भी चेंजेस है वो भी ऑडिट कमिटी अप्रूव करेगी। अब इसमें कुछ उन्होंने चीजें ऐड की, ठीक है। ओमनिबस अप्रूवल, जो रिपीटेटिव, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लॉ का पार्ट है, जो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक ही जैसे ट्रांजैक्शन बार बार, जैसे हमारे सब्सिडी से बार बार हमको कोयला खरीदना पड़ता है, कोल परचेस करना पड़ता है, यही ट्रांजैक्शन बार बार होता है, बार बार अप्रूवल क्या लेना। तो एक रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन के लिए एक जनरल अप्रूवल हो सकता है, वो जनरल अप्रूवल के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं ओमनिबस अप्रूवल, दैट इज कॉल्ड एज ओमनिबस अप्रूवल, उसको ओमनिबस अप्रूवल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ओमनिबस अप्रूवल का सहारा ले सकते हैं। तो साल के दौरान रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना है, ओमनिबस अप्रूवल का, लेकिन इसमें सहारा ले सकते हैं, एक एक्सेप्शन, हर ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं, ओमनिबस अप्रूवल। दूसरा, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको सेक्शन 188 के अंदर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है, 188 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन के अलावा, वो ट्रांजैक्शन जो बड़े ट्रांजैक्शन में शेयर होल्डर आते हैं, वो उसमें शेयर होल्डर दिमाग लगाते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं करना है। तो उसके अलावा जो छोटे ट्रांजैक्शन है, 188 के ट्रांजैक्शन मतलब बड़े ट्रांजैक्शन, लिमिट दी है, जो छोटे ट्रांजैक्शन है, अगर छोटे ट्रांजैक्शन रिजेक्ट करते हैं तो ऑडिट कमिटी ने रिकमेंड करना चाहिए कि भाई अब ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो कौन सा दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिकमेंड करना चाहिए। वैसे ही अगर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको 180 छोटा ट्रांजैक्शन है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, वहां पर भी ऑडिट कमिटी का अप्रूवल जरूरी नहीं है। होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, भाई मेरी पूरी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, हम ही हम है, तो वहां पर भी अप्रूवल नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है विच इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, जो डायरेक्टर या उसके ऑफिसर ऑफ द कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी, मतलब जो 1 करोड़ से नीचे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है डायरेक्टर के साथ में या फिर किसी ऑफिसर के साथ में, और उसको रेटिफाई भी नहीं किया विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको रेटिफाई भी नहीं किया, रेटिफाई कर सकते थे, ऐसे केस में क्या करना, ऑडिट कमिटी पे छोड़ दिया है। शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन, ऑडिट कमिटी और ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकती है और ठीक है उसको इंडेमनीफाई भी कर सकती है, पूरा का पूरा ऑडिट कमिटी के हाथ में छोड़ दिया कि उनके हाथ में, अप्रूवल नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन क्या करना है आप सोचिए। तो देखो बहुत आसान है, every related party transactions and modification should be approved by audit committee। इसके 4 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, ओमनिबस अप्रूवल अगर ले लिया है तो फिर आपको हर ट्रांजैक्शन, अगर ओमनिबस अप्रूवल है, जनरल अप्रूवल आपने ले लिया है तो हर ट्रांजैक्शन आपको अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर 188 से छोटे वाले ट्रांजैक्शंस है,
अगर 180 छोटे वाले ट्रांजैक्शन है तो आप रिकमेंडेशन भी देंगे। फिर 180 से छोटे ट्रांजैक्शन है, होल्डिंग कंपनी होल्डली ऑन सब्सिडरी, तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ से छोटा ट्रांजैक्शन है डायरेक्टर या ऑफिसर के साथ में, ठीक है, और रेटिफाई नहीं किया तो उनके ऊपर ही है, क्या करना है वो सोच सकते हैं। इट इज अप टू देम, वॉइडेबल करना है, रिकवरी करना है, इंडेमनीफाई करना है, सब उन पे छोड़ दिया है। तो ऐसे प्रोविजोज, ऐसे 4 प्रोविजोज है। फिर एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बने ना, ऑडिट रिपोर्ट बराबर बने ना, वो भी देखना इनका काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं तो जो भी वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एसेट्स, उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग बिजनेसेस एसेट्स बराबर है ना, वो भी देखना है, ठीक है। एसेट साइड में जो हमने लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स किए वो बराबर दिख रहे हैं, स्क्रूटिनाइज करना, वो भी इनका काम है। और लाइब्रेरी साइड से जो हमने पैसे उठाए हैं उसका एंड यूज बराबर किया कि नहीं। देखो ऐसे आप सीक्वेंस में सब याद रख सकते हैं। साल के शुरुआत में सिस्टम बराबर है ना, रिस्क मैनेजमेंट बराबर है ना, और कौन होंगे कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उनका नाम रिकमेंड करना, क्या टर्म्स होंगे। साल के दौरान, ठीक है, ऑडिटर बराबर काम कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट है ना, परफॉर्मेंस है ना, इफेक्टिवनेस है ना। साल के दौरान रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना, ठीक है, एक, लेकिन उसके प्रोविजोज आप ध्यान में रखो। प्रोविजोज आपको ध्यान में रखने, बहुत सिंपल सिंपल से प्रोविजोज है कि ओमनिबस अप्रूवल लेके चल सकते हो, बार बार अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। 188 से छोटे ट्रांजैक्शन में क्या करना बताना पड़ेगा, अगर कैंसिल करते तो 188 से छोटे है, होल्डिंग और ओनली और सब्सिडरी चलता है। 1 करोड़ से नीचे है, क्या करना ये भी आपके ऊपर छोड़ दिया है। साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट देखना आपकी जिम्मेदारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स का अंडरटेकिंग का वैल्यूएशन क्या है, आपकी जिम्मेदारी। लाइबिलिटी साइड से जो पैसा आया बराबर फिर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स और इंटर कॉर्पोरेट लोन्स बराबर है ना, वो देखना आपकी जिम्मेदारी। लाइबिलिटी साइड से जो पैसा आया वो बराबर यूज किया ना, आपकी जिम्मेदारी। ये सीक्वेंस में याद रखेंगे तो फंक्शंस याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर जिस ऑडिट कमेटी मीटिंग के अंदर आपके ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होने वाली है, ऑडिट रिपोर्ट पे बात होने वाली है, वहां पे राइट टू बी हर्ड है ऑडिटर के पास में। ऑडिटर ऑडिट कमेटी में जाकर बोल सकता है, ऑडिटर और की मैनेजमेंट पर्सन ऑडिट, ठीक है, जिस मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होने वाली है उस मीटिंग में ऑडिटर और की मैनेजमेंट पर्सन जाकर राइट टू बी हर्ड अपनी बात बोल सकते हैं। वोटिंग राइट्स नहीं होंगे इनके पास में, ठीक है। और ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन जो है वो आपको बीओडी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। और ऐसे कितने रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी ने जो भेजे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उन्होंने फॉलो नहीं किए, वो भी बताना पड़ता है। तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 177 था, उसको हम लोगों ने 177 में कुछ चेंजेस थे तो उसके रेलेवेंट पार्ट, और जितना दिया है यहां पे उतना ही पढ़िए, उससे बहुत ज्यादा मतलब आपके जो नोट्स में दिया हुआ है और उसके बाद जो चेंजेस है इतना ही पढ़िए, ठीक है। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी एवरी लिस्टेड कंपनी को बनाना ही पड़ता है, ठीक है। सारे के सारे डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और हाफ ऑफ देम, एक तो नॉन एग्जीक्यूटिव सारे के सारे, उसमें भी आधे इंडिपेंडेंट, और जो आपका चेयरपर्सन है वो खासकर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लेकर ऑल, इंडिपेंडेंट को लेकर आधे इंडिपेंडेंट, और उसमें चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट, ऐसा होना चाहिए। तो वहां पर चेंज क्या है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पहले सिर्फ लिस्टेड वर्ड था, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स भी लिस्टेड हो सकते हैं। ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज में एक आपका फिर लंबा चौड़ा छापा हुआ है, बीओडी को जो रिपोर्ट देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, एनबीएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देते हैं, उसमें फॉर ऑल एनबीएफसीज कुछ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कुछ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट रिपोर्ट करना पड़ता है, जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे पॉइंट्स बताने पड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना चेंज है, फिर से अब ये क्यूमुलेटिव चेंजेस छाप रहे हैं। ये यूट्यूब पे नहीं है वीडियो, एज ऑफ नाउ यूट्यूब पे नहीं है, अगर आएगा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, करेक्ट। एनबीएफसी में फिर किस किस को इंडिया से एप्लीकेबल है, इंडिया की एप्लीकेबिलिटी बहुत सिंपल है। 1 अप्रैल 2008 से ऐसी एनबीएफसी जिसका नेटवर्थ इज 500 करोड़ और मोर, ऐसी एनबीएफसी जिसका नेटवर्थ इज 500 करोड़ और मोर, इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडरी कंपनी, इसकी जॉइंट वेंचर कंपनी, इसकी एसोसिएट कंपनी, ठीक है, ये चारों कंपनीज को, उसको और वो चारों कंपनीज को इंडेस लग जाएगा। ऐसी एनबीएफसी कंपनी जिसका नेटवर्थ
500 करोड़ या उससे ज्यादा हो चुका है, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी, सभी लोगों को इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 2019 से जो 250 करोड़ या उसके ऊपर लेकिन 500 करोड़ के नीचे वाले जो लोग थे उनको 2019 1 अप्रैल 2019 से इंड एस लग जाएगा। करेक्ट। और खास बात, ये जो नेटवर्थ देखना है ये रीसेंट नेटवर्थ नहीं है। 31 मार्च 2016 या फिर अभी के जो फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 मार्च 2016 या उसके बाद अगर बने तो फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नेटवर्थ दिख रहा है वो नेटवर्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एनबीएफसी की इंड एस एप्लीकेबिलिटी दी हुई है, एनबीएफसी की इंड एस एप्लीकेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, 2018 से किनको लगेगा 500 करोड़ उसके ऊपर और बाकी सब लोग, 2019 से 250 करोड़ उसके ऊपर और बाकी सब लोग, और यहां पर भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। लेकिन जो नेटवर्थ देखना है वो करंट नेटवर्थ नहीं देखना। 31 मार्च 2016 को जो नेटवर्थ था वो देखना है। आप शायद एफआर में पढ़ते भी होंगे, नहीं पढ़ाऊंगा तो अभी देख लीजिए। फिर आपको पता होगा शेड्यूल 3, यू ऑल आर अवेयर अबाउट शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 के 3 डिविजन है, देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ शेड्यूल 3। डिवीजन 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसके बैलेंस शीट पीएनएल के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उसके नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना वो डिवीजन 1 में है। डिवीजन 2 है शेड्यूल 3 का। डिवीजन 2 जो है शेड्यूल 3 का, इंड एस, जिनको इंड एस एप्लीकेबल है उनका बैलेंस शीट पीएनएल बाकी स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट्स कैसे होंगे डिवीजन 2 में दिया है। और खास एनबीएफसीज के लिए डिवीजन 3 है। ऐसी एनबीएफसीज जिनको इंड एस लगता है उनके लिए खास डिवीजन 3 है। तो शेड्यूल 3 के अब 3 डिवीजन हो गए हैं। डिवीजन 1 फॉर ऑल द कंपनीज फॉलोइंग गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिवीजन 2 फॉर ऑल द कंपनीज हु आर फॉलोइंग इंड एस, डिवीजन 3 फॉर ऑल द एनबीएफसी कंपनीज हु आर फॉलोइंग इंड एस, जो इंड एस फॉलो कर रहे हैं उनको। अब ये पूरा फॉर्मेट छाप के दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि फॉर्मेट पूछेंगे, फॉर्मेट नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ खास बातें। अच्छी बात है क्या है, एसेट साइड में फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का ब्रेकअप है। ये नई चीज है और इसमें एक नीचे क्वेश्चन भी है, वो आ सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट का ब्रेकअप, ठीक है, ये ब्रेकअप खास ब्रेकअप है। ऐसा ब्रेकअप जो रेगुलर कंपनीज में आपको ऐसा ब्रेकअप नहीं मिलेगा। यहां पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट का ब्रेकअप किया हुआ है और एसेट्स को लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज किया है, जो नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, सबसे लिक्विड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उससे कम लिक्विड बैंक, उससे कम लिक्विड डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल, उससे कम रिसीवेबल्स में 2 ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, उससे कम लिक्विड, पैसे निकलने में दिक्कत होगी, लोन, उससे कम इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। नॉन फाइनेंशियल, इन्वेंट्री बेचने में दिक्कत है एनबीएफसी को, उससे कम थोड़ी दिक्कत करंट एसेट्स में, सबसे आसानी से इन्वेंट्री बिक जाए, सबसे आसानी से इन्वेंट्री बिक जाएगी। ठीक है, तकलीफ होगी करंट एसेट डेफर्ड टैक्स में, उससे तकलीफ होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचने में, उससे तकलीफ ज्यादा होगी बायोलॉजिकल। तो लिक्विडिटी जैसे कम होती आ रही है, लिक्विडिटी के प्रेफरेंस में अरेंज्ड है। याद नहीं रखना प्लीज, डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में बताया, और लिक्विडिटी जिसमें ज्यादा है वो पहले लिखा जाता है और बाकी चीजें बाद में लिखी जाती है। इतना अगर आपको पता है उतना काफी रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में भी वैसा ही है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, उसमें भी ऐसा ही है, सेम उन्होंने किया हुआ है। जिसको बहुत जल्दी पे करना पहले है, लिक्विडिटी सबसे जल्दी पे करना पहले है, जिसको लेट पे कर सकते हो उसको बाद में किया गया है। पीएनएल का फॉर्मेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डेफिनेटली इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, प्रॉफिट लॉस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्रॉफिट लॉस, नेट गेन, फेयर वैल्यू चेंजेस, ये सब एनबीएफसी में यही कमाई तो ज्यादा होती है, तो वो कमाई के बारे में लिखा है। एक्सपेंस भी वैसे लिखे हुए हैं।
फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, प्लीज फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट पूरा दिया है, एक बार सिर्फ देख सकते हैं आप। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 Ind AS and other NBFCs, division other than NBFCs. Division 2 is for companies following Ind AS and Division 3 is for NBFCs which are following Ind AS. दोनों में फर्क क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है। ये फॉर्मेट को आप छोड़ सकते हैं, एक बार व्यू देकर के। फॉर्मेट मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको बताऊंगा तभी जाके बातें आपको समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन, बोले क्या फर्क है एनबीएफसी में? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन है, ऐसा बाकी इंड एस वाली कंपनीज में ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस है। ऑर्डरिंग भी यहां पे लिक्विडिटी के प्रेफरेंस के हिसाब से ऑर्डरिंग की गई है, बाकी कंपनीज में ऐसा नहीं है। मटेरियल आइटम डिस्क्लोजर, बाकी कंपनीज में 1% और 10 लाख विच एवर इज हायर की लिमिट है। इंडेस वाले में, जो इंडेस वाले 1% और 10 लाख विच एवर इज हायर की लिमिट है। यहां पे एनबीएफसी में 1% ऑफ टोटल इनकम, अगर बाकी कंपनीज में 1% ऑफ 10 लाख विच एवर इज हायर, यहां पे 1% ऑफ रेवेन्यू, इसकी ये लिमिट्स के ऊपर जाता है कोई भी इनकम या एक्सपेंस, तो उसको अदर्स में नहीं लिख सकते, अलग से उसकी हेडिंग देनी पड़ेगी। हेडिंग देकर के नोट्स टू अकाउंट्स में आपको उसका नोट्स टू अकाउंट्स में ब्रेकअप देना पड़ेगा, आप उसको अदर एक्सपेंस में क्लब नहीं कर सकते। तो यहां पे फर्क क्या है? वहां पे 1% और 10 लाख विच इज हायर की लिमिट है बाकी जो कंपनीज में, एनबीएफसीज में क्या है? 1% की लिमिट है। सेपरेट डिस्क्लोजर, ठीक है। रिसीवेबल्स में ब्रेकअप है, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स। लाइबिलिटीज में ब्रेकअप है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, उसमें भी ब्रेकअप दिए हुए हैं, ये भी डिफरेंस है। तो आपके क्लासिफिकेशन ऑर्डरिंग में डिफरेंस है, जो मटेरियल आइटम का डिस्क्लोजर है उसमें डिफरेंस है, जो सेपरेट डिस्क्लोजर्स है, ठीक है, रिसीवेबल्स के और पेबल्स के, उसमें डिफरेंस है, 3 डिफरेंस। रेवेन्यू फ्रॉम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पीएनएल में दिखाना है, ये कॉमन चीज है, ठीक है। आपके पीएनएल में कितने आपके रियलाइज्ड गेन्स है? जनरली जो अनरियलाइज्ड गेन्स है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। मतलब आपका पीएनएल बनता है पहले, उसमें नेट प्रॉफिट निकलता है, अनरियलाइज्ड गेन को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालते हैं, और नेट प्रॉफिट प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये फेस पे ही दिखना चाहिए, कॉमन है दोनों जगह, ठीक है। नाउ व्हेन कम्स टू फिस्कल लॉज, इस बार फिस्कल लॉज में चेंजेस है। हम पहले से ही जानते थे ये चेंजेस आ चुके हैं और चेंजेस एप्लीकेबल है, करेक्ट। चेंजेस आ चुके और चेंजेस एप्लीकेबल है। हमने 8 नए क्लॉज आए टैक्स ऑडिट में, 8 नए क्लॉज है, उसको बढ़िया उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑलरेडी वीडियो हम लोग बना चुके हैं और यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आरटीपी आने के पहले ही हमको पता था कि ये सब एप्लीकेबल होने वाला है, ये कुछ नया नहीं लग रहा, एप्लीकेबल होने वाला है, कुछ नया नहीं था, मतलब नया नहीं था इन द सेंस पता था पहले से, तो हमने डाल चुके हैं। तो उसकी लिंक दी हुई है, उसकी लिंक दी है, लिंक के वहां पे नोट्स भी है, वो आप देख लीजिए, बात बन जाएगी, करेक्ट। मेरा काम है कि जितना आरटीपी में कवर्ड है सब एक साथ आपको दे दूं, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स, अभी यहां पर सिर्फ इस बात पे उन्होंने थोड़ा ज्यादा केस डाल दी, इसलिए मैंने उसको कवर कर लिया, सब पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है यहां पे? हम सेक्शन 44A भी जानते हैं, टैक्स ऑडिट का सेक्शन 44A भी है, उसमें अगर थोड़ा सा अगर आप जानते हैं कि अगर 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर अगर जाता है तो वहां टैक्स ऑडिट लगता है, ठीक है, बिजनेस। लेकिन इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन एलएलपी पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, इनका टर्नओवर अगर 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो बच सकते हैं क्लॉज ई में। अगर वो प्रिजेम्पटिव बेसिस के ऊपर या उससे ज्यादा टैक्स भर दे तो उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 करोड़ के ऊपर जाते हैं, इफ दे गो बियॉन्ड 2 करोड़, तो फिर तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, इनके पास 1 करोड़ के ऊपर जाने के बाद में भी, ये 3 लोगों के पास, सिर्फ 3 एसेट्स के बाद, इनके पास 1 करोड़ के ऊपर जाने के बाद में भी ऑप्शन है। ऑप्शन ये है, प्रिजेम्पटिव बेसिस पे टैक्स भर दीजिए, उतना या उससे ज्यादा टैक्स भर दीजिए तो आप बच जाओगे, आपको ऑडिट नहीं करवाना, यू डोंट हैव टू गेट ऑडिट डन, ठीक है।
लेकिन कंपनीज के पास में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में, बाकी लोगों के पास में यह ऑप्शन नहीं है, उनको ऑडिट कराना ही पड़ता है 1 करोड़ के ऊपर गए तो। अब इसमें और एक खास बात जो इन्होंने केस बनाकर डाला है, अगर किसी की कमीशन इनकम है, किसी की कमीशन इनकम है, तो कमीशन इनकम वाले को प्रिजेम्प्टिव बेसिस वाला फायदा नहीं मिलता। तो इसी पर उन्होंने 2 केस डाले कि एक बंदा है जो सिर्फ कमीशन इनकम कमाता है, कमीशन इनकम कमाता है 87 लाख, क्या इसको ऑडिट कराना पड़ेगा? अरे 87 लाख से 1 करोड़ के नीचे, तू तो 1 करोड़ के नीचे ही है बेटा, कोई भी इनकम हो, तेरा रेवेन्यू अगर 1 करोड़ से नीचे है तो देखो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और एक कमीशन एजेंट है 137 लाख, इंडिविजुअल है, 1 करोड़ के ऊपर गया लेकिन 2 करोड़ के नीचे है, तो तू प्रिजेम्प्टिव बेसिस का फायदा ले सकता था, लेकिन कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम में प्रिजेम्प्टिव का फायदा नहीं मिलेगा। यही सबसे कैच पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा भी, उन्होंने केस बनाकर भी डाला है, मिस नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए 44AB का क्लॉज ए और क्लॉज ई, ठीक है, ये अगर आपको पता है तो ये बड़े आसानी से आप समझ जाते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा था। यही मैंने आपको बताया, 3 तरह के असेसिस को 1 करोड़ से 2 करोड़ में ऑडिट से बचने का रास्ता है, ठीक है। लेकिन वो रास्ता वो असेसिस के पास है, लेकिन कमीशन इनकम में वो रास्ता नहीं है। इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो ये दोनों केस आपको सिंपल समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे और एक बात लिखी है, देखिए अगर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ है, इनकम टैक्स के अंदर आपको एग्जेम्पशंस है, रिलीफ मिलता है, ATI, IB, IC एक्सेट्रा जगह जगह पे रिलीफ मिलता है आपको। लेकिन वहां पे ऐसी कंडीशन लिखी होती है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, यू हैव टू गेट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड, ऑडिट करके गवर्नमेंट को सबमिट करो तो आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। अब एक असेसी है जिसको 44AB के अंदर ऑडिट लग गया है, और उसके अलग अलग बिजनेस है, उसको बिजनेस है, और वो बिजनेस में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए भी किसी सेक्शन में लिखा है ऑडिट कराना है, तो क्या उसको सेपरेट ऑडिट 2 बार ऑडिट करवाना पड़ेगा क्या? समझ रहे आप? एक सेसी है, उसका टर्नओवर ज्यादा है, इट इज क्रॉसिंग 1 करोड़, उसको 44AB में ऑडिट करवाना पड़ रहा है, 44AB में उसको ऑडिट करवाने की जरूरत है। इसके अलावा वो अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग सेक्शन के अंदर और बेनिफिट्स क्लेम करता है, वहां पर भी ऑडिट करवाने के लिए बोला है। तो क्या एक ही ऑडिट में बात बन जाएगी कि सेपरेट ऑडिट कराना पड़ेगा? ऐसा है, 44AB में बिजनेस एज अ होल, पूरे बिजनेस का, असेसी के जितने बिजनेस है, कंसोलिडेटेड अकाउंट जो होते हैं, कंसोलिडेटेड जो अकाउंट है उसका ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्टिंग होती है। और ये जो बाकी सेक्शंस है ATI, IC, इसमें उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिकॉर्ड्स का ऑडिट करके उसकी ही रिपोर्टिंग की जाती है। तो इनका कहना है सेपरेट ऑडिट कराना पड़ेगा। तो असेसी को हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 बार ऑडिट कराना पड़े, 44AB के अंदर भी ऑडिट कराना पड़ रहा है, 44AB के अंदर भी ऑडिट करवाना पड़ रहा है, और तो और 44AB के साथ साथ में इनको ATI, IC उसके अंदर भी कराना पड़ेगा। तो यस, ऑडिट इज रिक्वायर्ड। और क्यों रिक्वायर्ड? क्योंकि एक ऑडिट कंसोलिडेट पूरे बिजनेस का मिलाकर है और एक बिजनेस वाइज है, तो दोनों जरूरी है, ठीक है। क्लॉज 44 एक नया है, उसको डेफर कर दिया 1 अप्रैल 2019 तक, यह भी एक बात थी। अब RTP में जो धूम मची है वो है GST ऑडिट। GST ऑडिट में जितना था कंटेंट उतना तो हो ही गया। फॉर्म GSTR 9C पूरा उठाकर हमारे RTP में डाल दिया, 30 पेजेस, 30 पेज का GSTR 9C डाल दिया है साहब, डाल दिया है RTP के अंदर। बोले पढ़ लो, बढ़िया गाइस। उसके ऊपर हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन इट हैपन कि मेरे पास समय का थोड़ा प्रॉब्लम, माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, तो मुझे वहां जाना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि बस ये एक चीज जिस पे काम चल रहा है, खत्म हो रहा है, बस उसको छोड़ करके पूरा बना दूं, ठीक है। आप सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, बेल आइकन दबा के रखिए। जैसे ही कुछ दिनों में
कुछ ही दिनों में, ये पार्ट 1 है वीडियो का, कुछ ही दिनों में पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर सिंप्लीफाइड, फटाफट उन्होंने 30 पेज रखा होगा, लेकिन मुझे पता है कि कितना पढ़ना चाहिए, कितना डेप्थ में जाना चाहिए, उसको फटाफट बनाकर, ठीक है, उसको याद 16 उसमें क्लॉजेस है 16 क्लॉजेस है जीएसटीआर 9C में। आप मनी मन बोल रहे होंगे प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस, कारों के क्लॉजेस, अब जीएसटी ऑडिट के क्लॉजेस। चिंता मत करिए, मैं हूं ना। अगर आप पढ़ चुके हैं मुझसे तो चुटकियों में प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट, कारो विद इन, ठीक है, 10-15 मिनट्स आपको पूरे याद हो जाते और ऐसे याद हो जाते कि आप भूल नहीं सकते। करेक्ट, भूल गए तो पैसे वापस प्रोपोर्शनेटली। तो वैसे ही मैं आपको इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आपको याद करवा दूंगा और वो यूट्यूब पे आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में वो कवर होगा कुछ दिनों में। जब तक आप इतना तो पढ़िए, जब तक आप इतना पढ़ लीजिए, बाकी आ ही रहे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, जैसे ही आ जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल देंगे। पीएसयूज मई 18 का है, मई 18 में चेंज आया था, ठीक है, मई 18 में चेंज आया था, कुछ नया नहीं है, हमने यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है, वो देख लीजिए। कोड ऑफ एथिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारा भी कोड ऑफ एथिक्स का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और वैल्यू एडिशन करके बता सकता हूं, तो मैं फिर से यहां पे आपको बातें बता रहा हूं। सबसे पहले केवाईसी नॉर्म्स। फाइनेंस वर्ल्ड में जो प्रोफेशनल्स है उनको पता होना चाहिए कि उनका क्लाइंट कौन है। नो योर क्लाइंट, कौन है आदमी, कौन है ये कंपनी, कौन है ये आदमी, किसका पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा लगा हुआ है, क्या काम करता है, कैसा काम करता है, पता होना चाहिए। टेररिस्ट तो नहीं है, टेररिस्ट तो नहीं है, माओइस्ट तो नहीं है, करेक्ट, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलीगल एक्टिविटी वाला बंदा तो नहीं है। इसलिए केवाईसी नॉर्म्स, ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी केवाईसी नॉर्म एप्लीकेबल है। 1 जनवरी 2017 से अपने सभी क्लाइंट्स का केवाईसी लेना जरूरी है। केवाईसी लेकिन कौन से असाइनमेंट में? सिर्फ अटेस्ट फंक्शंस। अब यहां पे अटेस्ट फंक्शन का मतलब क्या है? ऑडिट, रिव्यू, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन, ठीक है। तो अगर आप ऑडिट असाइनमेंट कर रहे हो, रिव्यू असाइनमेंट कर रहे हो, आप अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहे हो या फिर कंपाइलेशन, ये 4 तरह का अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट आता है तो उसका कुछ बेस आपको केवाईसी, आपको इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है 1 जनवरी 2017 के बाद से। इन्होंने उसको 3 हिस्सों में बांटा, बहुत ही आसान है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटर से क्या लेंगे, कॉर्पोरेट कंपनी से क्या लेंगे, और इसके अलावा कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है कंपनी के अलावा, कुछ नॉन कॉर्पोरेट्स है तो उनसे क्या लेंगे। सब में एक बेसिक चीज है, सामने वाले का नाम, अता, पता, उसके आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, ठीक है, एकदम नाम, अता, पता, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, इतना याद रखिए। और दूसरा, क्या बिजनेस करता है, पिछले साल का बिजनेस बता कैसा हुआ, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता कैसा हुआ। बस ये 2 बातें हैं, नाम, अता, पता। जैसे अगर इंडिविजुअल है, हाँ भैया नाम, अता, पता, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर बता दे, नाम, अता, पता हो गया। क्या बिजनेस करते हो, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, बस। और तीसरा, किस तरह का असाइनमेंट हम इसके लिए करने वाले। 3 बातें। कॉर्पोरेट क्लाइंट में भी आपका नाम, एड्रेस ऑफ द एंटिटी, नाम, अता, पता, आपके पेरेंट कंपनी का, अगर सब्सिडरी हो आप तो पेरेंट कंपनी का नाम, अता, पता। अब यहां पर भी, ठीक है, आपकी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी पैन नंबर, डायरेक्टर का नाम, अता, पता, उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपका नाम, पता, अता, पता, आपके पेरेंट कंपनी का नाम, अता, पता, आपके इनकॉर्पोरेशन नंबर्स, पैन नंबर्स, डायरेक्टर के भी नाम और उनके डिन नंबर्स। नाम, अता, पता, क्या बिजनेस करते हो, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या एंगेजमेंट है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नाम, अता, पता, पैन नंबर्स की डिटेल्स, क्या बिजनेस करते हैं, स्वान। 3 बातें ध्यान रखिए आप तीनों में। अगर आया ना तो बोनस मार्क्स है, बोनस, दीज आर बोनस मार्क्स। अगर ये आता है तो तूफान आपको बोनस मार्क्स है। केवाईसी, पहले इंडिविजुअल का नाम, अता, पता, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, क्या बिजनेस, कैसा है पिछले साल का बिजनेस, और क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं। 3, फिर यही 3 बातें कंपनी में और कॉर्पोरेट में, और यही 3 बातें नॉन कॉर्पोरेट्स, अगर आपके ट्रस्ट है या फिर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उसमें। अब बहुत ही ठीक है, एज अ सेड, ये इसका भी वीडियो हम बना चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें कुछ और नया वैल्यू एडिशन कर सकता हूं।
इसलिए इस वीडियो को हम लोगों ने इसमें 20 नए केसेस प्रोफेशनल के बहुत फेमस हुए थे, बार बार लगातार, ठीक है, तीसरी बार आरटीपी में इन्होंने छापा है। तो इसका वीडियो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे है, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसमें वैलिडेशन कर सकते, कुछ और बता सकते, बेहतर बता सकते हैं, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। ठीक है, हमने इसको सेक्शन वाइज और क्लॉज वाइज डिवाइड किया। इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, हमने किया कि भैया किस क्लॉज का रेफरेंस दोगे, बताना तो पड़ेगा ना कि किस क्लॉज का आप रेफरेंस देने वाले हो, तो हमने उसको करके रखा हुआ है। ठीक है, आपका सबसे पहले सेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6 इस सीओपी को लेकर क्या एक बहुत सिंपल सा केस दिया हुआ है। सेक्शन 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीओपी लेने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, सीओपी लेने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता है इनकम टैक्स ऑफिस के सामने कहीं पर भी, तो उसको सीओपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है। लेकिन वो अगर अपने कलीग, जो दूसरे अपने एम्प्लॉयज है, कलीग एम्प्लॉयज है, उनको रिप्रेजेंट करना चाहता है, अगर उनको रिप्रेजेंट करना चाहता है तो फिर उसको सीओपी लगेगा। ऐसा क्लैरिफिकेशन है, बहुत सिंपल है। A CA employee not holding COP can represent his employer company, but to represent other colleagues, employees of the company, he will need COP. क्योंकि वो उनका एम्प्लॉय नहीं है, तो उनको करना है, तो भैया तेरे को सीओपी, मतलब तेरे को सीओपी लेके तो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, फिर जॉब कैसे, वो उसके ऊपर भी उसको सोचना पड़ेगा, जॉब छोड़ना है, क्या करना है, ही नीड टू डिसाइड। लेकिन बिना सीओपी को अपने कलीग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। फिर सीक्वेंस में फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6, आप एडवर्टीजमेंट वाला क्लॉज है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इसमें आप आपके कार्ड पे विजन, मिशन, वैल्यू स्टेटमेंट्स नहीं डाल सकते। ये विजन है हमारा, ये मिशन है हमारा, ये वैल्यूज है हमारी, आप नहीं डाल सकते। आप खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम सीए नहीं बता सकते। हमारे सीए इंस्टीट्यूट के मिशन, विजन, वैल्यू सब है, आप अलग से उसमें नहीं डाल सकते। तो अगर आपके विजिटिंग कार्ड पे अलग से विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, वैल्यू स्टेटमेंट अगर ऐसा डालेंगे आप, तो इट विल बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 6। फिर फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 11, आप कोई दूसरा बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। देखो, याद कैसे रखना, सबसे बड़ा होता है लॉ, तो लॉ से रिलेटेड 3 चीजें हैं। उससे छोटा होता है कोर्ट से रिलेटेड एक बात है। उससे छोटा होता है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट से रिलेटेड एक बात है। और फाइनेंस से रिलेटेड और 3 बातें। सबसे पहले लॉ के अंदर भी पहला कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट में सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? क्या बन सकता है? हम पढ़ते हैं डायरेक्टर बन सकता है, सिंपल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि एक डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए मतलब जो इंडिया में मिनिमम 182 डेज के लिए। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, क्या सीए हैविंग सीओपी बिकम दैट रेसिडेंट डायरेक्टर फॉर द कंपनी? इंस्टीट्यूट ने बोला यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी ए सिंपल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड such director can be a resident director who is staying in India for minimum 182 days. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है और जो रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकता है। तो कंपनी ये कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, अलाउ किया है। सारे केसेस में डिसअलाउ ऐसा नहीं है, अलाउड है, अलाउड। उससे छोटा कस्टम्स एक्ट, क्या सीओ हैविंग सीओपी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस लग सकता है कस्टम एक्ट में? आंसर इज नो 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 नो, नॉट अलाउड। कंपनीज एक्ट में रेसिडेंट डायरेक्टर अलाउड, उससे छोटा कस्टम्स एक्ट में कस्टम लाइसेंस वाला नॉट अलाउड। फिर उससे छोटा क्या एंगेज हिमसेल्फ एज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स? यस, अलाउड। कंपनीज एक्ट में रेसिडेंट डायरेक्टर अलाउड, कस्टम्स एक्ट में ब्रोकर बन जाना नहीं बोले, ये गलत काम है, ब्रोकरगिरी नहीं करना बोले, नॉट अलाउड। डिजिटल सिग्नेचर्स ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसमें चेक करना है कि सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बराबर है, सही डिजिटल सिग्नेचर इशू हो रही ना, अलाउड है, वो भी अलाउड है। एजेंसी का काम नहीं, अलाउ कर दिया।
कोर्ट रिलेटेड, क्या मीडिएटर अपॉइंट हो सकता है? यस, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर अलाउ हो सकता है। यस, ये तो पहले भी अलाउड था, तो अलाउड है। तो एक चीज, लॉ से रिलेटेड 3 बातें थी, पहला अलाउड, तीसरा अलाउड, बीच में कस्टम, नॉट अलाउड। देखो ऐसे याद रखो सीक्वेंस में, उससे छोटा आपका कोर्ट है, ठीक है, उससे छोटा आपका कोर्ट है, फिर कोर्ट है, और कोर्ट से छोटा आपका ट्रस्ट है, कोर्ट है, कोर्ट में मीडिएटर और ट्रस्ट। क्या आप सेटलर, जब ट्रस्ट बंद होती है, जैसे कंपनी में लिक्विडेटर होता है, तो वहां पे सेटलर आप बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस, क्या सीए हैविंग सीओपी इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता है? यस, ही कैन बिकम एडवाइजर, लेकिन खुद की रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं कर सकता। तुम एडवाइजर बनो अपने क्लाइंट्स के लिए, क्या खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या एडवाइजर। आप खुद मैनेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकते, एमसीएस में अलाउड नहीं है। शेयर ब्रोकिंग भी नहीं कर सकते, अंडर राइटिंग भी कर नहीं सकते, एमसीएस में अलाउड नहीं, हम पढ़ते हैं। एडवाइजर बनो, एडवाइजर अलाउड है, अरे एडवाइजर बनो, बिंदास बनो, लेकिन अपने नाम से रिपोर्ट्स, रिसर्च पब्लिश मत करो। फिर लोगों को ऐसा लगेगा इसका यही, ये प्रैक्टिसिंग सीए नहीं है, यही इसका मेन फोर्टे है, तो वो अलाउ नहीं किया है। तो नहीं तो क्या है, कुछ लोग बहुत पब्लिसिटी गैदर करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग क्या कर रहे थे, रिसर्च रिपोर्ट इशू कर करके अपने फर्म का नाम, खुद का नाम बहुत बड़ा कर रहे थे, तो बोले बंद कर दिया, ठीक है। तो ये बोले आप प्रैक्टिस करो, आप एडवाइजरी दो, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट नहीं, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट पे आपका नाम, रिसर्च रिपोर्ट आपके नाम से पब्लिश नहीं हो सकती। फाइनेंशियल एडवाइजरी कर सकते हैं, लेकिन आप एजेंट बनकर फीस और कमीशन कमा रहे हो, नहीं चलेगा। एडवाइजरी करो, लेकिन एजेंट बनकर आप म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस कंपनी से, एनबीएफसी से कमा रहे हो, नहीं चलेगा। यूटीआई, जीआईसी, एनएसडीएल से, इनसे आप एजेंसी ले रहे हो, नहीं चलेगा। तो एडवाइजरी का काम करो, रिपोर्ट नॉट अलाउड, ठीक है। कमीशन खाना, फाइनेंस का कमीशन, फीस खाना नॉट अलाउड, एजेंसी नॉट अलाउड। तो आपके कुछ पॉइंट लॉ रिलेटेड थे, लॉ से छोटा कोर्ट था, कोर्ट के बाद में ट्रस्ट था, ट्रस्ट के बाद में आपका फाइनेंस था। अब इसमें भी सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 4, ठीक है। इसमें अगर ऑडिटर के क्लोज रिलेशन है क्लाइंट के किसी के साथ में, तो वहां पे ऑडिट नहीं, क्लॉज 4 में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ऑडिटर या उसके लोगों का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है तो ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट नहीं कर सकता वो, ही कैन नॉट डू ऑडिट। उसका, उसके रिलेटिव का अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, काउंसिल गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता वापस। और भी क्लैरिफिकेशन उससे रिलेटेड, तो उससे सबसे पहला ये ग्रीन में लिखा हुआ, ये नया है, ये अकेला नया ऐड हुआ। इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता। जो इंटरनल ऑडिटर है वो जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट डू जीएसटी ऑडिट, ठीक है, कैन नॉट डू जीएसटी ऑडिट। सबसे बड़ा लॉ होता है, तो लॉ की बात होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट लगते मुझे केसेस, लॉ से फिर थोड़ा छोटा बैंक से छोटा कंपनी। बैंक में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, बिंदास लो, उससे खर्चा किया है, बिंदास करो, लेकिन ड्यू डेट गुजरने के बाद जो आउटस्टैंडिंग है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10,000, ठीक है। बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब ऑन क्रेडिट कार्ड डज नॉट एक्सीड 10,000 बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब क्रेडिट पीरियड लिमिट एंड क्रेडिट कार्ड गिवन टू हिम। आप क्रेडिट कार्ड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खर्चा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ड्यू डेट के बाद आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, दैट शुड नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। अगर ऐसा हुआ तो आप वहां पर, ठीक है, ऐसे केस में ऑडिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू ऑडिट, ठीक है। अगर आपने लोन लिया किसी बैंक से, भले ही एफडी दे के लिया हो, आप ऑडिट नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड में तो भी लिमिट दी है, क्रेडिट कार्ड में 10,000 के ऊपर गया तो आप ऑडिट नहीं कर सकते ड्यू डेट के बाद। लोन लिया, लोन आदमी बड़ा ही लेता है जनरली, तो वो सोच के उन्होंने लोन लिया, भले ही आपने एफडी दे के रखी हो, आप ऑडिट नहीं कर सकते। लोन लिया है, ऑडिट नहीं कर सकते। फिर अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप स्टॉक ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम कर रहे हो तो उसी बैंक से या उसके ब्रांचेस से आप स्टॉक ऑडिट का काम नहीं ले सकते, दूसरी सर्विसेज नहीं, ठीक है। पहले इसमें बोला ऑडिटर नहीं बन सकते, दूसरे इसमें भी अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप स्टॉक ऑडिट नहीं कर पाओगे। इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी बातें दी हुई है। और आखिरी में, ठीक है, एक एक्स बैंक है, देयर इज अ एक्स बैंक एंड देयर इज अ वाई बैंक। एक एक्स बैंक है और एक वाई बैंक है,
ठीक है, एक्स स्पॉन्सर है। ऐसा आरआरबीज में होता है, रीजनल रूरल बैंक्स में। एक बड़ी बैंक होती है और एक छोटी बैंक होती है, जो रीजनल रूरल बैंक्स ओपन स्पॉन्सर। क्या लिखा है, बहुत आसान लिखा है। अगर आप, ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिटर हो स्पॉन्सर बैंक में, तो आप आरआरबी में स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप स्पॉन्सर बैंक में कॉन्करेंट ऑडिटर हो, तो आप यहां पे बेसिकली दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द बैंक्स। अगर आप एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर जुड़े हुए हो, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक में, तो उसी की जो आरआरबी है वहां पे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। देखो, वहीं पे कॉन्करेंट ऑडिट और वहीं पे ऑडिट तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले से ही क्लैरिफाइड है, बहुत जगह क्लैरिफाइड है ये। अब अगर आप स्पॉन्सर बैंक में कॉन्करेंट ऑडिटर हो, तो आप आरआरबी में भी ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैंक के बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग मोर देन 10,000 क्रेडिट पीरियड के बाद में नो ऑडिट। लोन ले लिया, नो ऑडिट। स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, वापस ऑडिट नहीं कर पाओगे यहां पे। और अगर स्पॉन्सर बैंक में तुम कॉन्करेंट ऑडिटर हो, वापस ऑडिट नहीं कर पाओगे यहां पे। सब बैंक के एक साथ हमने कवर कर लिए। याद रखने में आसानी जाती है। ये याद रखने के फंडे है कि कैसे 20 केसेस को हम याद रखें। कंपनी रिलेटेड, अगर कोई बंदा कंपनी में, ठीक है, अगर कोई बंदा कंपनी में, कौन सी, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर्स, ठीक है, अगर कोई बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिटर या टैक्स ऑडिटर है, अगर कोई बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है या फिर टैक्स ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर टैक्स ऑडिटर है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर टैक्स ऑडिटर किसी कंपनी का, अनलिस्टेड कंपनी का, तो वो उसका इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन नहीं कर सकता इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। बाकी जगह कर सकता है, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोहिबिटेड है, वहां नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत आसान है। जो बंदा ऑडिट, जैसे बैंक में क्या लिखा था, जो बंदा ऑडिट कर रहा है वो स्टॉक ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनी में जो बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिट या टैक्स ऑडिट कर रहा है, वही बंदा शेयर्स का वैल्यूएशन भी करे, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सर्विसेज हो जाएगी। एक सर्विसेज में हम गलतियां बताने पे तुले हुए हैं और एक में हम वैल्यूएशन बढ़ाने पे लगे, तो बोले वैल्यूएशन नहीं करेगा। ठीक है, फिर कंपनी से रिलेटेड, कोई बंदा अगर डायरेक्टरशिप छोड़ देता है तो 2 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, डायरेक्टरशिप छोड़ो, तुम अगले दिन ऑडिट कर सकते हो। इफ यू आर नॉट द डायरेक्टर, यू आर एलिजिबल टू बिकम ऑडिटर, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। लेकिन इंस्टीट्यूट का एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड क्या बोलता है, व्हाट दे से, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बोलता है, और अभी अभी तो आपने डायरेक्टरशिप छोड़ी है, आप लोगों से बहुत क्लोज हो, आप सब चीजें जानते हो, ठीक है, अभी आपके डिसीजंस आपने अभी भी लिए हैं, आप खुद ऑडिट टीम में आकर चेक करोगे, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है, गलत हो जाएगा। तो एक काम करिए, ठीक है, तो बोले ऐसे केस में एक काम करिए, बोले 2 साल तक, तो डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद भी 2 साल तक ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। ट्रस्ट और फंड से रिलेटेड, ठीक है, जो मेंबर है वो मेंबर, जो ट्रस्ट का मेंबर है वो खुद ऑडिट नहीं कर सकता। वो भी लॉजिकल है कि ट्रस्ट जुड़ा हुआ है यार, जो ट्रस्ट का बंदा है वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, क्लॉज 2 और ये पहले 2 केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी कंपनीज होती है और उनकी एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है उसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट होता है। एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो मैनेज करने के लिए ट्रस्ट होता है। तो क्या लिखा है पहले इसमें, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, पहला गवर्नमेंट कंपनी के केस में बहुत सिंपल दिया हुआ है, ठीक है, अ फर्म विच हैज बीन अपॉइंटेड इंटरनल ऑडिटर ऑफ द प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, अगर कोई बनता यहां पे इंटरनल ऑडिटर है, कोई चार्ट अकाउंटेंट, तो वो बंदा यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट कंपनी केस में, अरे तू मेरे प्रोविडेंट फंड का इंटरनल ऑडिट करता है, तो तू गवर्नमेंट कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसके इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अरे तू तो इंटरनल ऑडिटर है ट्रस्ट का, उसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता।
ठीक है, तो वैसे ही जो आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो प्रोविडेंट फंड का ट्रस्ट है, उसका इंटर्न ऑडिटर आपका यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। बिल्कुल लॉजिकल है, इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जो बंदा कंपनी का इंटर्न ऑडिटर है बाकी कंपनी के केस में, करेक्ट, क्या वही बंदा यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है ट्रस्ट का? आंसर इज यस। मतलब प्रोविडेंट फंड का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके इंडिपेंडेंस की चिंता नहीं है इसको। देखो बहुत आसान है, ट्रस्ट का इंटरनल ऑडिटर यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी में, उसका इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कंपनी का इंटरनल ऑडिटर ट्रस्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। समझ रहे हैं आप? कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इधर का अब रिवर्स कर दो, इधर का इंटरनल ऑडिटर वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। यस, मतलब प्रोविडेंट फंड का जो ऑडिटर है, प्रोविडेंट फंड का जो ऑडिटर है उसके इंडिपेंडेंस की चिंता नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। उधर का इंटरनल ऑडिटर यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन यहां का इंटरनल ऑडिटर वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कंपनी के इंडिपेंडेंस की चिंता है, ठीक है, कंपनी के इंडिपेंडेंस की चिंता है इनको, प्रोविडेंट फंड और के ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की चिंता नहीं है। और एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऊपर वाला और नीचे सभी कंपनीज के लिए। और सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 और इशू है आपका, आप इसको सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कट कर दीजिए, यहां पे कट ही कर दीजिए। आप इसको आखिरी वाले को फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 2 अदर मिसकंडक्ट में ले लीजिए, ज्यादा बेटर होगा इसको। आप आपके क्लाइंट्स पे लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते इवन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। ये पहले से अदर मिसकंडक्ट में बात कवर थी, एथिकल स्टैंड बोर्ड ने और बोला अदर मिसकंडक्ट में इसको कवर करिए, ठीक है। सो गाइज ये हम लोगों ने अभी आरटीपी आप, ठीक है, अब आप लोगों को पता है, आपने जितना इतना पढ़ा हुआ है वो हिसाब से आप ये वीडियो आप कवर कर लीजिए, और जो बचे वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। तो पूरी आरटीपी आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी, और सेकेंड पार्ट हम लोग लेके आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। विद इन फ्यू डेज विल बी कमिंग अप विद द सेकेंड पार्ट। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज गो टू auditguru.in, वहां पे डिस्कशन पॉइंट एरिया है। हमने हजारों डाउट्स, लिटरली स्पीकिंग थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स हम लोग वहां पे क्लियर कर चुके हैं। वहां पे डाउट पूछिए, आपका और भी कोई डाउट होगा तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, आई विल बी क्लैरिफाइंग इट, ठीक है गाइज। सो गो फॉर इट। और मैंने बोला सेकंड आपको मिले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए जैसे उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं।